वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जीत हमारे साथ, जी हाँ बिल्कुल, जीत आपकी हमारे साथ होने वाली है। तो सबसे पहले जानेंगे कैसे होगी। तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है और हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट है। तो आपको क्या करना है, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाना है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ। और जीत हमारे साथ आपकी बिल्कुल निश्चित होने वाली है जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं परवेज खान आपको पढ़ाने आया हूँ संज्ञा का दूसरा पार्ट। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए कुछ मोटो रखे गए हैं हमारे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट की तरफ से और कुछ पिक्चर्स हैं जो आपके लिए हैं। चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है, आपकी जीत हमारे साथ। जी हाँ बिल्कुल, आपकी जीत हमारे साथ होने वाली है जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाली है सबसे पहले जान लेंगे। तो मैं परवेज खान आपको यहाँ पे सारी जानकारी देने आया हूँ, तो आप यहाँ पे जानकारी कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे वन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, यानी एग्जाम प्रिपरेशन। आप किसी भी एग्जाम की हमारे प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा संस्थान जहां से आपको हर एक समस्या का समाधान मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या अवेलेबल दिया गया है, फ्री डिजिटल लाइब्रेरी 1000 से ज्यादा। ठीक है, बुक्स ऑनलाइन पीडीएफ है यहाँ पे अवेलेबल है, आप उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अलर्ट एरिया में देखिए यहाँ पे क्या है, जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और डेली अपडेट, कब एग्जाम होने वाला है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके बारे में यहाँ पे सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है, जीत की तरफ पहला कदम। तो जीत की तरफ पहला कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा। पहला कदम, जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं तो पहला कदम आपका क्या होना चाहिए, तो आपका पहला कदम होना चाहिए एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ से आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ, तो यहाँ पे आपकी जीत अवश्य होने वाली है। और साथ ही अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्री वीडियो कोर्सेस अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए 50,000 से ज्यादा जो घंटे यहाँ पे वीडियो कंटेंट है, तो आप यहाँ से उससे तैयारी कर सकते हैं। और लाइब्रेरी यहाँ पे माई कंटेंट है, उसमें आपको क्या मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज है, इंडिया जी के, जनरल एप्टीट्यूड और बिजनेस स्टडी, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स है यहाँ पे, करंट अफेयर्स जो भी यहाँ पे घटना होती है सामयिक, तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज दी जाती है। चलिए और जान लेते हैं यहाँ पे फास्ट डाउट सोल्यूशन। अगर आपकी कोई डाउट है तो कॉन्सेप्ट सहित आपका यहाँ पे डाउट क्लियर कराया जाएगा। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। तो आज आपका टॉपिक है संज्ञा पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि हमने पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया है तो दूसरा पार्ट आपके सामने है, संज्ञा 2। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले अब जानेंगे हम भाववाचक संज्ञा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं भाववाचक संज्ञा से। तो जान लेते हैं भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, जो भाव होते हैं आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए इसमें जो व्यक्ति होता है और वस्तु होती है, उसके धर्म के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसकी दशा कैसी है उसके बारे में यहाँ पे बोध कराया जाता है। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस किस रूप में होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा के रूप में, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे किस किस रूप में यहाँ पे परिवर्तन होने वाला है। जातिवाचक संज्ञा के सर्वनाम, क्रिया और विशेषण और अव्यय शब्दों के बाद प्रत्यय जुड़ जाता है, और उन प्रत्यय जुड़ने के बाद भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। चलिए जान लेते हैं कैसे कैसे यहाँ पे निर्माण होने वाला है। कि नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है, भाववाचक संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। जो एग्जाम में आपसे यहाँ पे संख्या भी पूछ ली जाती है कि भाववाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखेंगे 5 होते हैं। ठीक है, नंबर 1 भाव, देखिए नंबर 1 है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का रूप।
तो यहाँ पे जातिवाचक से हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है। देखिए जैसे आदमी, आदमी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है और यहाँ पे पूरी जाति का बोध किया गया है। और जैसे ही हम इसमें भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा? आदमीयता यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे इंसान। तो इंसान क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और इसमें जब हम भाव उत्पन्न करते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, तो वहां पे बन जाता है इंसानियत। उसके बाद यहाँ पे चोर है और चोर के साथ जब हम प्रत्यय लगाएंगे, क्या प्रत्यय यहाँ पे लगेगा? ई लग जाएगा तो क्या बनेगा? चोरी। चोरी क्या बन जाएगा? यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बच्चा। बच्चा है कैसा है? जातिवाचक है और जैसे ही हम इसको भाववाचक में बदलेंगे तो बन जाएगा बचपन। आगे देखेंगे बाप। बाप कैसा शब्द है? जातिवाचक है और जैसे हम इसका भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा? बपूती बनता है और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे बूढ़ा। तो बूढ़ा का क्या बनेगा? बुढ़ापा। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या लगा? आपा, यहाँ पे प्रत्यय लग जाएगा और इससे निर्माण होगा जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का। चलिए और जान लेते हैं और कौन कौन सी यहाँ पे महत्वपूर्ण उदाहरण है भाववाचक संज्ञा के। देखिए यहाँ पे और महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे यहाँ पे लिखा है देव। तो देव का क्या बनेगा? तो देव का बनेगा देवता, या कहा जाएगा देवतो। क्या? देवता यहाँ पे कहा जाएगा। ये कैसे होते हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। पशु है तो पशु में पशुता बनेगा। पशुता ऑप्शन में नहीं आता तो पशुतो यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको ये आंसर कर देना है। आगे है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कैसे? जातिवाचक शब्द है और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनेगा ब्राह्मणताऊ। मित्र, मित्र का क्या बना? मित्रता। यहाँ पे लिखा विद्वान, तो विद्वान का बनेगा विद्वता। क्या बनेगा? विद्वता यहाँ पे बनेगा भाववाचक। चोर का यहाँ पे बनेगा चोरी। युवक का बनेगा यौवन। तो ये होते हैं भाववाचक। और मनुष्य का बनेगा मनुष्यता या मनुष्यताऊ। तो ये सभी उदाहरण किसके हैं? भाववाचक के हैं और ये उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा की। तो आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और यहाँ पे बनेंगे भाववाचक। क्लियर है? तो यहाँ पे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनी है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। और यहाँ पे और कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मानव का बना यहाँ पे मानवता। क्या बनेगा? मानवता बनेगा। दास का यहाँ पे बना दासता। बच्चा है, बच्चा का बना यहाँ पे बचपन भाववाचक। और स्त्री का, स्त्री जातिवाचक है और यहाँ पे भाववाचक बनेगा स्त्रीत्व। व्यक्ति है, व्यक्ति का बनेगा व्यक्तित्व। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का बनेगा क्षत्रियत्व। प्रभु, तो प्रभु के दोनों ही सही आंसर है और यहाँ से पूछ लिया था, कोई सा भी इनमें आ सकता है, प्रभुता या प्रभुत्व। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा है वीर, तो वीर का बनेगा वीरता या वीरतव। तो ये भाववाचक बन जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है बंधु। बंधु को दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं। तो ये कैसा बंधु? जातिवाचक शब्द है। अब इसका हम भाववाचक बनाएंगे कैसे? तो उसके बाद में हम तव जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बंधुत्व। तो जहां पे कहीं ता लिखा होता है, ठीक है, ईयत होता है, ईयत, या ई होता है प्रत्यय, ठीक है, या तव होता है, या आपा होता है। तो ये क्या होता है? प्रत्यय होते हैं। जब ये प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है सर्वनाम। देखिए नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। और इनका प्रयोग जो किया जाता है संज्ञा के स्थान पे किया जाता है। और आपको यहाँ पे बनाना है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का रूप। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा अजनबी। तो अजनबी है तो अजनबी का यहाँ पे क्या बनेगा? अजनबीपन। तो हमारा यहाँ पे प्रत्यय क्या जुड़ा? पन बना और यहाँ पे बन चुका है अजनबीपन। तो किस में बदला है? भाववाचक संज्ञा में बदल गया है। उसके बाद लिखा है मम। देखिए मम को आप पानी नहीं समझेंगे, ठीक है, कोई छोटा बच्चा मम कहता है तो पानी नहीं है, तो मम यहाँ पे माता के लिए कहा गया है। तो मम का क्या बनेगा? ममता। क्या बनेगा? ममता बनेगा या ममतव। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। स्व हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा स्वतव। आपका यहाँ पे बनेगा आपा
और पराया यहाँ पे लिखा है तो पराया पराया का क्या बनेगा? परायापन। सर्व का बनेगा सर्वस्व। निज है तो यहाँ पे दोनों इसके बिल्कुल सही आंसर है, निजता या निजतव। तो कोई सा भी यहाँ पे ऑप्शन में आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये आपको याद रखना है। अहम लिखा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अहंकार। ठीक है। अपना है तो अपना का क्या बनेगा? अपनापन या अपनत्व। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये किससे बने हैं? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का यहाँ पे निर्माण हुआ है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया है? चलिए अगले पॉइंट पे कुछ यहाँ पे इसके नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे नंबर 3 यहाँ पे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए क्रिया क्या होता है? जिस भी कार्य का होना या करना पाया जाता है क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, और यहाँ पे याद रखना है ना तो जहां पे आ जाएगा वहां पे क्रिया ही होता है। देखिए ये बनता कैसा है? जैसे यहाँ पे लिखा है खेल, खेल लिखा है और उसके बाद प्रत्यय लिखा है ना, तो यहाँ पे खेल क्या होता है? मूल धातु होती है। कैसी होती है? मूल धातु। ठीक है, और उसके बाद क्या जुड़ा है? यहाँ पे प्रत्यय जुड़ा होता है, प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो खेल प्लस ना, खेलना, ये तो क्रिया का निर्माण हो चुका है। अब हमें इसे बनाना है भाववाचक संज्ञा। तो क्या करेंगे? हम ना इसको हटा देंगे, उसके भाव के रूप में इसको बदल देंगे। तो खेलना का बन जाएगा खेल। ये आपको याद रखना है। थकना, तो थकना का क्या बन जाएगा? जब कहते हैं थकावट हो रही है, तो थकावट क्या होती है? तो वो कैसी होती है? महसूस करने वाली चीज होती है, उसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। तो क्या बन जाएगा? थकना का थकावट। उसके बाद यहाँ पे लड़ना। देखिए लड़ना क्या है? क्रिया है। लड़ना एक क्रिया है, और जैसे उसको कहेंगे भाववाचक, लड़ाई। ये आपको याद रखना है। ठीक है। बहन, देखिए बहन, ठीक है बहन है, लेकिन यहाँ पे सिस्टर के लिए नहीं कहा गया है। बहन जो है बहू के लिए कहते हैं बहना। देखिए यहाँ पे लिख देंगे बहना, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना, बहना। तो बहना यानी कि बहाव जो होता है, जैसे पानी बहता है, नदी बहती है, तो यहाँ पे बहना है, और बहना का यहाँ पे क्या बनेगा? बहाव, भाववाचक शब्द बन जाएगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है भूलना, तो भूलना का क्या बनेगा? भाववाचक भूल। यहाँ पे लिखा है हंसना, तो हंसना का यहाँ पे बनेगा हंसी। क्या? हंसी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चंद्र बिंदु होती है और चंद्र बिंदु एक साथ बोली जाएगी। हंसना, जैसे हम मुख से है को बोलेंगे और उसी के बाद नासिका से चंद्र बिंदु को बोला जाता है, इसे बोलते हैं हंस, हंसी। ठीक है, और इसको कहा जाता है हंसना। देखना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? देखना है, कैसा है? क्रिया है, और भाववाचक हमें बनाना है, तो क्या बनेगा? दिखावा। तो याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट में यहाँ पे कुछ और उदाहरण है, तो उनको देख लेते हैं जो मोस्टली है। देखिए यहाँ पे लिखा है सुनना, तो सुनना का यहाँ पे क्या बनेगा? सुनवाई। क्या बना यहाँ पे? सुनवाई बन जाएगा। और यहाँ पे लिखा है चुनना, तो यहाँ पे बनेगा चुनाव। तो याद रखना ये तो है क्रिया, जहाँ पे ना आपको दिख रहा है, और यहाँ पे बनेगा भाववाचक। तो यहाँ पे क्या बनेगा? भाववाचक। ये बनती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद है धोना है, तो धोना कैसी क्रिया है, लेकिन यहाँ पे भाववाचक किस रूप में है? धुलाई में लिखा जाएगा। धुलाई यहाँ पे निर्माण हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का। पढ़ना, पढ़ाई। रुकना, रुकावट। ठीक है, लिखना, लिखाई है यहाँ पे। जीतना, जीत है, और जीना है, यहाँ पे बनेगा जीवन। क्या लिखा है यहाँ पे? जीना का जीवन। भाववाचक संज्ञा का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। तो याद रखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी है, क्योंकि क्रिया की तो आप आसानी से पहचान कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे ना आ रहा है, और जैसे हम उसका भाव उत्पन्न करेंगे तो लिखना का यहाँ पे लिखाई बन जाएगा, जीतना का जीत बन जाएगा, जीना का जीवन बन जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे। और यहाँ पे देखिए और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसे यहाँ पे सीना है, तो सीना का यहाँ पे क्या बना? भाववाचक सिलाई। जलना है, तो जलना का बनेगा यहाँ पे जलन। सजाना, क्या? सजाना का बनेगा सजावट। बसना, बसावट। गाना, गान होता है। क्या होता है? गान होता है, तो इसे भाववाचक कहा जाता है। बैठना, तो यहाँ पे बनेगा बैठक। बिकना, बिक्री।
कमाना, कमाई। तो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, क्रिया से हमने किसका निर्माण किया है, भाववाचक संज्ञा का हमने यहाँ पे निर्माण किया है। तो आपसे पूछा जाता है, और याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रिया वाली सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, ये आपको याद रखना है। क्रिया वाली सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, आपको ये याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पे है नंबर 4। देखिए नंबर 4 में यहाँ पे क्या है, विशेषण शब्द है। कैसा है, विशेषण शब्द है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए सबसे पहले जानेंगे विशेषण शब्द कौन से होते हैं। विशेषण शब्द कौन से होते हैं याद रखेंगे, ठीक है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। किस किस की, जो सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है विशेषण शब्द। और विशेषण शब्द से यहाँ पे निर्माण हो रहा है भाववाचक संज्ञा का। जिससे यहाँ पे लिखा है आवश्यक, तो यहाँ पे भाववाचक क्या बनेगा, आवश्यकता यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है युवक, युवक का क्या बनेगा यहाँ पे, यौवन। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद लिखा है छोटा, छोटा का यहाँ पे क्या बनने वाला है, छुटपन। सुंदर लिखा है यहाँ पे, सुंदर का बनेगा सुंदरता, या यहाँ पे बन जाएगा सौंदर्य। ये आपको याद रखना है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये बनता है, ठीक है। चलिए आगे जानेंगे यहाँ पे शिष्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, भाववाचक शिष्टता यहाँ पे बनेगा। उसके बाद लिखा है यहाँ पे ललित, क्या बनेगा, लालित्य। क्या बना यहाँ पे, लालित्य, यानी कि भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बना है। यहाँ पे लिखा है सफेद। अब सफेद कैसा है, विशेषण शब्द है, हमें से क्या बनाना है, भाववाचक। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सफेद ही बनेगा, ठीक है। आगे लिखा है निपुण। तो निपुण का यहाँ पे क्या बनने वाला है, निपुणता। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा भयानक। तो भयानक का यहाँ पे क्या बनने वाला है, भय बनेगा। तो याद रखेंगे। तो ये आप सभी को समझ में आ गया अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और उदाहरण है इसके जान लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये सबसे ज्यादा इनमें जो शब्द पूछा जाएगा, ये जब काला और लाल, लाल के बारे में पूछा जाता है। काला का भाववाचक बनेगा कालिम, ठीक है। क्या बना है यहाँ पे, कालिम। और लाल का बनेगा यहाँ पे लालिमा। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा सूक्ष्म। तो सूक्ष्म का भाववाचक बनेगा सूक्ष्मता। हरा क्या यहाँ पे विशेषण है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हरियाली। मीठा लिखा है यहाँ पे, मीठा। तो भाव उत्पन्न करना है तो बनेगा यहाँ पे मिठास। महान लिखा है तो महान का बनेगा महानता। स्वस्थ का लिखा जाएगा यहाँ पे स्वास्थ्य, ठीक है। और लंबा का यहाँ पे लिखा जाएगा लंबाई। और भूखा, देखिए भूखा कैसा है, विशेषण शब्द है। और जैसे हम कहेंगे भूख, तो भूख क्या यहाँ पे बनेगा, भाववाचक संज्ञा का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे। नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे नंबर 5 है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए अव्यय क्या होता है, अव्यय के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। अव्यय देखिए यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर बना है अव्यय, क्योंकि यहाँ पे एक उपसर्ग लगा है। क्या, अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है अभाव, अभाव होता है, कमी होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये आप याद रखेंगे तो आप अंतर भी कर पाएंगे, इससे कई चीज में आपको फायदा मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे इसका कमी लिखा है, या बनेगा यहाँ पे रहित। रहित यहाँ पे नहीं है, क्या बना यहाँ पे, नहीं शब्द। और यह आएगा यहाँ पे न। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि ए का अर्थ क्या क्या है। और उससे आप क्या कर लेंगे, आंसर बना लेंगे कि यहाँ पे जो ए आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंतर्गत नहीं है, इससे अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है व्यय। तो व्यय का अर्थ क्या होता है, व्यय का अर्थ होता है खर्च। ये आपको याद रखना है, क्या, खर्च। तो यहाँ पे क्या है, खर्च की कमी बताई है, खर्च की कमी बताई है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का हम खर्च नहीं करेंगे। तो वे शब्द कैसे होते हैं, अव्यय होते हैं। और इनमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे लिंग के आधार पे, कारक के आधार पे। तो यहाँ पे लिंग किसी प्रकार से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ यहाँ पे अव्यय शब्दों से क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा बनता है, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा। चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है धिक, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या जोड़ा है, कार जोड़ा है। तो क्या बन जाएगा, धिक्कार। तो यहाँ पे अव्यय शब्दों से निर्माण हुआ है भाववाचक संज्ञा का। आगे लिखा है यहाँ पे ऊपर। देखिए ऊपर लिखा है, तो ऊपर का यहाँ पे क्या बनने वाला है, ऊपरी लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखा दूर, और उसके बाद हमने प्रत्यय में क्या लगा, ई लगाया, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ ई है।
कौन सी है? दीर्घी है, ये आपको याद रखेंगे, या इसको बड़ी भी कहा जाता है। तो दूर का यहाँ पे क्या बना? दूरी। और दूरी कैसा है? यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे लिखा है चतुर, तो चतुर का भाववाचक क्या बनेगा? चातुर्य बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या बना? चातुर्य, क्योंकि रे कैसा है यहाँ पे? रे एक रे है यहाँ पे स्वर रहित। कैसा है? स्वर रहित, यानी कि इसमें ए शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है निकट। तो निकट को अगर हम परिवर्तन करते हैं तो निकटती तो कोई शब्द होता नहीं है, निकटती, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। निकटती बनाएंगे तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका भाववाचक बनेगा निकटता। क्लियर है? देखिए आगे अब यहाँ पे लिखा है मना। तो मना का यहाँ पे क्या बनने वाला है? तो बनेगा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा मना ही। तो ये आप याद रखेंगे अच्छे से। यहाँ पे लिखा है नीचे, और नीचे के साथ हमने क्या यहाँ पे आई जोड़ा है। क्या जोड़ा है? आई प्रत्यय यहाँ पे हमने इसके साथ जोड़ दिया है। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे निचाई शब्द का निर्माण होता है। और निचाई शब्द कैसा होता है? भाववाचक संज्ञा। तेज लिखा है, तो तेज का क्या लिखा जाएगा? तेजी। बाहर का लिखा जाएगा बाहरी। तो ये कैसे शब्द हुए? अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जान लेते हैं आगे अगला पॉइंट आपके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अब तक तो हमने पढ़ा था बदलना, किसमें? जातिवाचक से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं, महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन का पक्ष रखा। अब देखिए यहाँ पे महात्मा क्या है? महात्मा कैसा शब्द है? महात्मा एक जातिवाचक शब्द है। कैसा है? जातिवाचक शब्द है, क्योंकि महात्मा कोई भी हो सकता है। और जैसे ही यहाँ पे महात्मा जी ने, अहिंसक की बात आई है, कैसा? अहिंसक आंदोलन। तो यहाँ पे क्या आया है? अहिंसक आंदोलन की बात किसने रखी थी? किसने रखा था पक्ष? महात्मा गांधी जी ने रखा था। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो जाति है एक विशेष व्यक्ति के लिए यहाँ पे बता रही है, उसका पक्ष रख रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? महात्मा गांधी जी, जिन्होंने क्या किया था? अहिंसक आंदोलन का पक्ष रखा था। तो यहाँ पे बना है जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? समझ में आ चुका है सभी के? चलिए बहुत शानदार। आगे देखेंगे, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। देखिए यहाँ पे गोस्वामी क्या है? एक जाति शब्द है। क्या है? एक जाति शब्द है, जाति शब्द। ठीक है, और ये जाति शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ये आप याद रखेंगे। क्या है? ये भी एक संज्ञा है। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे गोस्वामी जी लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? जाति आ रहा है। लेकिन जैसे में आगे की ओर पढ़ते हैं, ने रामचरितमानस की रचना की, तो रामचरितमानस की रचना तो एक ही व्यक्ति ने की है। तो यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? किसको? तुलसीदास जी के लिए। किसके लिए कहा है? तुलसीदास जी के लिए कहा है। तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बना? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। और यहाँ पे गांधी जी के लिए बात की गई थी, यहाँ पे बना था जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। और यहाँ पे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना है। और रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? तुलसीदास जी थे। तो पता चल चुका है आपको कि यहाँ पे जो गोस्वामी जाति है और रामचरितमानस जो लिखी है वो तुलसीदास जी ने लिखी है। तो यहाँ पे बनेगा जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है? बहुत ही अच्छे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे, उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। अब देखिए यहाँ पे पंडित शब्द है, तो पंडित शब्द कैसा है? यहाँ पे पंडित शब्द जो है यहाँ पे कैसा है? एक जातिवाचक शब्द है। कैसा है? एक जातिवाचक शब्द है। अब जैसे आप जातिवाचक तो पता चल गया, तो यहाँ पे सभी को पता चल चुका है कि ये जाति है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे कहा है पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो किन के लिए कहा गया था पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति थे। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू। तो यहां से पता चला है जो ये पंडित शब्द है किसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, तो जाति से यहाँ पे बना व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, भूलना बिल्कुल नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे। अब यहाँ पे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना है। कैसा बनाना है? यहाँ पे आपको व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, मोहन झूठ नहीं बोलता, वह तो हरिश्चंद्र है। देखिए यहाँ पे हरिश्चंद्र कौन है? सत्यवादी है, सच बोलने वाले थे, ठीक है, सत्यवादी थे, हैं, सच बोलने वाले थे। तो यहाँ पे क्या कहा है? मोहन क्या है? यहाँ पे एक व्यक्ति है, मोहन क्या है? नाम है, और यहाँ पे क्या बना? व्यक्ति। और जैसे ही यहाँ पे कहा है मोहन झूठ नहीं बोलता, वह तो हरिश्चंद्र है। यहाँ पे हरिश्चंद्र जो शब्द है ये है तो एक नाम, लेकिन यहाँ पे हरिश्चंद्र कह दिया, आप तो बहुत कह देते हैं कि आप तो बहुत हरिश्चंद्रवादी हो, तो यानी कैसे? सत्यवादी हो। तो सच के लिए यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हरिश्चंद्र क्या बना? जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्या बना? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया है? चलिए बहुत अच्छा, आगे देखेंगे। इन्हीं जयचंदों के कारण हमारा देश पराधीन हुआ। देखिए यहाँ पे जयचंद क्या है? जयचंद यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है। क्या है? जयचंद जो है यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया है? बहुवचन बना दिया। क्या बहुवचन हमने इसको बनाया है? तो यहाँ पे क्या? एक व्यक्तिवाचक है, और यहाँ पे क्या? बहुवचन बना दिया है। इन्हीं जयचंदों के कारण हमारा देश पराधीन हुआ, यानी कि पराजय हुआ, हारा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति को कैसे बदला है? जातिवाचक के रूप में बदल दिया है। तो याद रखेंगे, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण यहाँ पे हुआ है। आगे लिखा है यहाँ पे, नेताजी के बलिदान से अनेक सुभाष पैदा हुए। देखिए नेताजी किसको उपाधि मिली थी? सुभाष चंद्र बोस। किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पे मिली थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे क्या है? व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। कैसा बनना है यहाँ पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे बना है, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? के बलिदान से, उन्होंने जो बलिदान दिया है देश के लिए, से अनेक सुभाष पैदा हुए। देखिए यहाँ पे अनेक यानी कि बहुत सारे सुभाष पैदा हुए उनके जैसे, ठीक है, देश के बलिदान देने के लिए तैयार, देश हित में कार्य करने के लिए तैयार। तो यहाँ पे क्या हुआ? अनेक सुभाष पैदा हुए। तो यहाँ पे सुभाष का जो प्रयोग किया गया है वो जातिवाचक के रूप में किया गया है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। तो समझ में आ चुका है आप सभी के, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, देखिए अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद थे, और अब पढ़ेंगे हम व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक है, किसके आधार पे? व्युत्पत्ति के आधार पे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 हैं। और जैसे अगर आपसे पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, तो वहां पे होते हैं संज्ञा के 5 भेद। किसके होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आप याद रखेंगे 5 भेद। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी तो आपसे उत्पत्ति पूछा जाएगा या व्युत्पत्ति पूछ ली जाती है। चलिए 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं, रूढ़। ठीक है, रूढ़ कैसे होते हैं? जिनको हम तोड़ने के बाद भी अर्थ न बना सके, या उनको तोड़ने के बाद भी, खंड करने के बाद भी उनका कोई निश्चित अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, या कहा जाए मूल शब्द। तो ये आप याद रखेंगे, रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं, रूढ़ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जब हम उनको खंड कर देंगे या उनको तोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है?
तो उनका कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो जब उनका अर्थ नहीं बनता है तो उन्हें कहा जाता है रूढ़ संज्ञा शब्द। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। जिन संज्ञा शब्दों, देखिए, जिन शब्दों से सार्थक खंड न किए जाएं। कैसे सार्थक खंड, यानी कि अर्थ के सहित अगर खंड नहीं होते हैं, उन्हें हम रूढ़ संज्ञा नहीं कहेंगे। अगर उनके अर्थ के सहित होंगे तो वो रूढ़ संज्ञा नहीं होंगे। अगर, ठीक है, अगर होते हैं तो वे अन्य शब्द बन जाएंगे, वो अन्य शब्द बन जाएंगे। अगर उनके खंड होने के बाद भी अर्थ निकले तो अलग संज्ञा में चले जाएंगे, अगर नहीं निकलते हैं तो रूढ़ संज्ञा ही रहेंगे। अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक, देखिए सार्थक यानी कि निश्चित अर्थ न प्रकट करते हों, उन्हें रूढ़ संज्ञा कहते हैं। उन्हें रूढ़ संज्ञा कहते हैं। उन्हें कैसे कहते हैं? रूढ़ संज्ञा। जैसे यहाँ पे लिखा है नाक। अब देखिए नाक के बारे में आप जानेंगे। जैसे हमने यहाँ पे नाक शब्द लिखा है, तो नाक को हम क्या करेंगे? अलग अलग तोड़ देते हैं। कैसा करा? अलग अलग तोड़ दिया। देखिए ना तो यहाँ पे ना का अर्थ बन रहा है और ना ही यहाँ पे क्या का अर्थ बन रहा है। तो ये कैसे शब्द होंगे? रूढ़ संज्ञा शब्द होंगे। क्लियर है? उसी प्रकार से यहाँ पे कान लिखा है, कान को हम अगर ऐसे लिखेंगे, का हमने यहाँ पे लिखा है और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा न, तो ना तो कै का अर्थ बनेगा और न ही न का बनेगा। और अगर अर्थ नहीं बन रहा है तो रूढ़ संज्ञा कहलाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ उदाहरण है। पीला है, पर है, झट है आदि। इन शब्दों को खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे यहाँ पे देखिए नाक के बारे में कहा है नाक, तो शब्द में ना है और यहाँ पे कै, तो ना और कै है तो का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जब अर्थ नहीं निकलता तो याद रखना आपको रूढ़ संज्ञा या मूल संज्ञा कहलाती है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 है यौगिक। देखिए यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है जोड़ने वाला। कैसा? योग करना या यौगिक। अब देखिए यौगिक शब्द बना किससे है? तो एक शब्द है योग। कैसा है? योग। और योग कैसा है? यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा से हमने इसको क्या बनाया है? विशेषण शब्द बनाए हैं। याद रखेंगे यौगिक कैसा शब्द है? एक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम यौगिक संज्ञा की। तो यौगिक संज्ञा कैसी होती है? ऐसे शब्द जो सार्थक, जो दो सार्थक शब्दों से बने हों। कैसे हों? सार्थक शब्द हों या ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक यानी कि निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले हों, उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं। देखिए आपको याद रखना है दोनों शब्द कैसे होंगे। अगर हम उनको अलग अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो कैसे बनेंगे? दोनों अर्थपूर्ण होंगे। अगर हम उनको जोड़ भी देते हैं तो फिर भी उनका अर्थ बनेगा। और ऐसे शब्द कैसे होते हैं? यौगिक संज्ञा होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए विद्या। अब विद्या को हम तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? विद्या। ठीक है, विद्या प्लस आल्य। ठीक है, अब यहाँ पे विद्या का अर्थ क्या बनेगा? ज्ञान बनेगा। क्या? ज्ञान या शिक्षा। शिक्षा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है आल्य। तो आल्य का अर्थ होता है स्थान। कैसा? शिक्षा का स्थान। विद्यालय कैसा होता है? शिक्षा का स्थान होता है। तो देखिए विद्या का भी अपना अर्थ है और आल्य का भी अपना अर्थ है। अगर ये अर्थ नहीं बनते, एक और बात, अगर यहाँ पे एक का ही अर्थ बनता तो फिर भी ये रूढ़ में जाता। अगर यहाँ पे दोनों का अर्थ बन रहा है तो यौगिक संज्ञा रहेगी। अगर यहाँ पे एक का अर्थ बनेगा और एक का अर्थ नहीं बनेगा तो कहाँ पे जाएगा? तो वह जाएगा रूढ़ संज्ञा में। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है पुस्तकालय। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? पुस्तक प्लस आल्य। पुस्तक प्लस आल्य यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखना है पुस्तक प्लस आल्य लिखा है तो हमारे पुस्तक का क्या बनता है अर्थ? किताब। क्या बनेगा यहाँ पे? किताब बनता है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है आल्य। तो आल्य का अर्थ क्या होता है? स्थान। तो किताबों का, जहाँ पे किताब रखी होती है यानी कि किताब वाला स्थान। तो यहाँ पे बना पुस्तकालय। और ये जुड़ते कैसे हैं वो भी जान लेते। देखिए यहाँ पे क्या कै है और हर एक व्यंजन में ए ध्वनि शामिल होती है।
जिसके नीचे हलंत नहीं लगा होता। तो यहाँ पे हमने क्या ए लिया है, और हमारे पास यहाँ पे प्लस के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, तो हमने यहाँ पे आ ले लिया। और ये कैसे हो चुके हैं, एक जैसे होते हैं, समान जाति के हैं। और जब इनका विकार होता है, और विकार होने के बाद जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसमें क्या बनता है, आ, यानी कि बड़ा रूप बनता है। और बड़ा रूप यहाँ पे आ है, और इसकी मात्रा होती है खड़ी पाई। तो ये मात्रा हमेशा प्लस से पहले वाले को जाती है। किसको, प्लस से पहले वाले को। जब हमने इसका प्रयोग यहाँ पे कर लिया है, तो हमारे पास क्या बचा, पुस्तक, और उसके बाद यहाँ पे बचा मात्रा किसको दी, कै को, और यहाँ पे ले और यह बचा, तो बन जाएगा पुस्तकालय। उसी के बाद यहाँ पे लिखा है, देखिए, हिमालय। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिम प्लस आल्य लिखा हमने, क्या लिखा, हिम प्लस आल्य। और हिम का अर्थ क्या होता है, हिम का अर्थ होता है बर्फ। क्या होता है, बर्फ होता है, ये आपको याद रखना है। और स्थान, आल्य का अर्थ है स्थान। कैसा, बर्फ का स्थान या बर्फ से ढका स्थान, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे ही इसमें संधि बनेगी, दीर्घ संधि। उसके बाद यहाँ पे लिखा है घुड़सवार। तो घुड़सवार यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, घोड़े की सवारी। क्या, घोड़े की सवारी, घोड़े की सवारी, सवारी। अब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का अर्थ बन रहा है। यहाँ पे घोड़ा लिखा है और सवारी भी लिखा है, तो क्या बन रहा है, अर्थ बन रहा है। अगर हम इनको अलग अलग भी कर रहे हैं तो दोनों के अर्थ बन रहे हैं। अगर अर्थ बन रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक संज्ञा कहते हैं। कैसे कहते हैं, यौगिक संज्ञा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसकी एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गौशाला। क्या लिखा है यहाँ पे, गौशाला। तो कैसा हो जाएगा, गौशाला यहाँ पे बना है, तो कैसे हो जाएगा, गो प्लस गाय, और शाला माने स्थान। ठीक है, तो क्या बनेगा, गायों का स्थान। तो ये सभी किसके उदाहरण होते हैं, यौगिक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, देखिए, योग रूढ़ संज्ञा। देखिए, योग रूढ़ संज्ञा कैसे होते हैं, दोनों शब्द कैसे होते हैं, यौगिक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, अपने सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते। जैसे ही उनको हम जोड़ लेते हैं, एक विशेष शब्द का अर्थ निकालते। कैसे, विशेष शब्द के लिए। तो यहाँ पे योग है, योग यानी कि जोड़ा गया, रूढ़ यानी कि मूल स्थिति, संज्ञा ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विशेष अर्थ करेंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों तो गौण हो जाएंगे, यानी कि साइलेंट हो जाएंगे। और अर्थ कैसा देंगे, तीसरे विशेष शब्द के लिए अर्थ देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है पंकज। देखिए, पंकज यहाँ पे दो शब्दों से बना है। यौगिक की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे यौगिक है, पंक प्लस जय। पंक प्लस जय यहाँ पे हमने लिखा है। तो पंक माने होता है कीचड़। क्या होता है, कीचड़ होता है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है जय। तो जय का अर्थ होता है जन्म। क्या होता है, जन्म या उत्पन्न। क्या होता है, जन्म या उत्पन्न, या याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पंक, पंक का अर्थ है कीचड़, और जय माने जन्म या उत्पन्न, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला या कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला है जो, या जिसे कहा जाता है, तो वो होता है, क्या होता है, कमल होता है। तो याद रखेंगे क्या होता है, कमल। तो यहाँ पे इन दोनों का अर्थ है, लेकिन कैसा है, विशेष अर्थ किसके लिए, क्या है, कमल के लिए कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जलज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जल लिखा है। ठीक है, जल प्लस, ठीक है, जल प्लस जय। तो यहाँ पे जल का अर्थ क्या होता है, पानी होता है। कैसा होता है, पानी। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है जय माने जन्म, या लिखा जाएगा उत्पन्न। क्या, उत्पन्न। तो ये आपको याद रखना है, उत्पन्न। कैसा, जल में उत्पन्न होने वाला, या जल में जन्म लेने वाला। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या बनेगा, अर्थ कमल होता है। क्या होता है, कमल। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये शब्द।
और यहीं से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, जलज होता है, और जलज बन जाएगा यहाँ पे कमल के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए लंबोदर, तो लंबोदर कैसा होता है, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, यहाँ पे बना लंबा, उदर यानी के मुंह, उदर। ठीक है, लंबोदर है, लंबा है जिसका मुंह, तो लंबा उदर यहाँ पे मुंह बन चुका है। तो यहाँ पे क्या बनेगा अर्थ, किसके लिए बनेगा लंबोदर, श्री गणेश के लिए। किसके लिए, श्री गणेश जी के लिए यहाँ पे बनेगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है चक्रपाणी, तो यहाँ पे लिखा है चक्रपाणी, देखिए चक्र को धारण करने वाला, क्या चक्र को धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण। क्या यहाँ पे श्री कृष्ण है, तो याद रखेंगे। तो जहां पे दो शब्द अपना अर्थ न करके एक विशेष अर्थ की ओर इशारा करते प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ संज्ञा कहा जाता है। उम्मीद है आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी, तो सभी को समझ में आ चुका है, तो आपका आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। चलिए, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है तो जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले हमारे साथ जुड़ना है, तो आपको कैसे जुड़ेंगे, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पे आपको जाना है। जाएंगे कहाँ पे, प्ले स्टोर पे जाना है। कहाँ पर, प्ले स्टोर पे आपको जाना है, और प्ले स्टोर पे जाके आपको टाइप करना है। ठीक है, क्या करना है, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, वहाँ एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको डाउनलोड करना है, और उसके बाद आप उसको लॉगिन कर लेंगे। और साथ ही आपको वहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है तो जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए वीडियो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज है, जिससे आप अपनी टेस्ट सीरीज देकर अपने जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं, आपकी कहाँ कमी रह रही है उसके एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और यहाँ पे ई बुक है, नोट्स वगैरह नोट्स हैं, तो आप यहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं और बुक्स भी ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट क्विज, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं डेली। तो ऑनलाइन यहाँ पे क्विज है, तो आप यहाँ से भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो साथ ही आप हमारे साथ कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं, तो चलिए हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म है, तो आप हमारे यहाँ इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ज्वाइन विद अस, तो यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वहां से आप हमारे इसके एप्लीकेशन के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वेबसाइट है इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इसके माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है, इसे सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे अपडेट दी जाती है। इंस्टा है और लिंक्डइन है। ठीक है, थैंक यू सो मच।